हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। ये है हमारा हिंदी अनिवार्य क्लास 12 के लिए तीसरा मॉडल पेपर। हमने इससे पहले 2 मॉडल पेपर्स कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हो तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, दोनों मॉडल पेपर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए उनको आपको हल करना है। तो ये जो गद्यांश है छोटा सा है, आप लोग इसे पढ़िए। और प्रश्न है, सीधा अपन प्रश्न हल करेंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बच्चों ये जो शीर्षक वाला जो प्रश्न पूछा जाता है, इसका एक बात ध्यान रखना कि पहली जो पंक्ति है ना उसमें आपको शीर्षक मिलेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है, तो यहाँ पर बात हो रही है संस्कृति की, और इसीलिए ये जो गद्यांश है इसका शीर्षक रहेगा संस्कृति। दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व हैं। तो हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व। ये हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको दूसरे प्रश्न में लिखना है कि हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व हैं अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व। तीसरा प्रश्न है संस्कृति विकास के विभिन्न रूपों का दृष्टिकोण है। तो आप लिखेंगे कि संस्कृति जो है वो विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? तो आप समन्वयकारी दृष्टिकोण यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है संबंधित देश की जलवायु पर, पशुपालन पर, नदी, वन, पहाड़ आदि सभी चीज़ों पर। ये सारी चीज़ें इस गद्यांश में लिखी हुई है। मैं आपको, आप लोग पढ़ लीजिएगा गद्यांश में, आंसर फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। अगर यही गद्यांश आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग जल्दी से ये जो आंसर लिख देना। चौथा प्रश्न है कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है? तो बच्चों किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए हमें वहाँ के विज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के लोग हम जानेंगे, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के संस्कृति के बारे में, वो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट कि संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है। तो संस्कृति का गहन संबंध किसी खास देश की, मतलब उस देश की खास चीज़ों के साथ बताया जाता है, जैसे खान पान हो गया, आचरण हो गया, व्यवहार हो गया, इन चीज़ों के साथ में संस्कृति का गहन संबंध बताया जाता है। अब है एक अपठित गद्यांश, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। ये जो पद्यांश है बच्चों, ये पद्यांश राम के द्वारा जो शक्ति की आराधना की गई थी, है ना। राम के द्वारा जब राम लंका गए थे और रावण और राम का युद्ध होना था, तो राम ने देखा कि उस समय शक्ति यानी दुर्गा जो थी वो रावण की तरफ थी। तो उस दुर्गा को अपनी तरफ मिलाने के लिए भगवान राम ने शक्ति की आराधना करी थी। तो वो जो आराधना करी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, उसी का वर्णन बच्चों इसमें किया गया है। तो चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी? बच्चों इसमें उल्लेख है कि राम की माता, जब राम छोटे थे तो माता जो है वो कहती थी इनको सदा राजीव नयन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, यानी कि कमल के समान नेत्रों वाले। तो माता जो है वो उन्हें राजीव नयन कह करके पुकारती थी। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो राम की शक्ति पूजा में बच्चों महाशक्ति जो है वो कमल पुष्प चुरा लेती है। और जब देवी दुर्गा जब भगवान राम की तरफ बढ़ती हुई आती है और भगवान राम जब कमल पुष्प देवी को अर्पित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो वहाँ से कोई मायावी शक्ति जो है वो वहाँ से गायब कर देती है। नेक्स्ट है राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? तो बच्चों भगवान राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की आराधना करी थी। 2 नील कमल हैं शेष, अभी राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? तो भगवान राम अपने स्वयं के नेत्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नेत्र जो शक्ति को अर्पित करने के लिए भगवान ने वहाँ पर रखे थे वो गायब हो चुके थे, और भगवान अपनी जो शक्ति पूजा थी उस आराधना को पूरा करना चाहते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि माँ मुझे नील कमल कहती थी, तो मैं अपनी इन नील कमल रूपी इन नयनों को अर्पित करके देवी को जो है वो मैं जो है वो मेरी आराधना को पूरा करूँगा। अगला प्रश्न है नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है? तो इसमें है उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा दी गई है किसको? नयनों को उपमा दी गई है, कमल के समान दिखाया गया है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है।
नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आप बच्चों बताएंगे नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षि आदि, ये हैं नेत्र के पर्यायवाची शब्द। अब है रिक्त स्थान वाला दूसरा प्रश्न आएगा। इसमें 6 रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी जो है वो लिखी जाती है तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, नेपाली भाषा है, इनकी सबकी लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो भाषा जो है ये भाषा जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरा प्रश्न है मोहन शेर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि मोहन में शेर जैसे लक्षण है। यहाँ पे हमें लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है। पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है। मतलब सीधे सीधे बात यह हो रही है कि जो कायर पुरुष होता है उसकी निंदा होती है। नेक्स्ट है चारू चंद्र की चंचल किरणें, उक्त काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है? तो जहां वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सही प्रश्न का जवाब रहेगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द का रिपीटेशन होता है लेकिन अर्थ भी वहाँ पे भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर जो है वो यमक अलंकार होता है। और जहाँ शब्द की आवृत्ति नहीं होती किंतु अर्थ भिन्न होता है तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पे कुछ बहुचयनात्मक प्रश्न है, टोटल 12 रहेंगे, हम इनको भी हल करेंगे। तो कॉपी है, कॉपी का आपको पारिभाषिक शब्द बताना है हिंदी में कॉपी को हम प्रतिलिपि कहते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट दूसरा इंक्रीमेंट का हिंदी अर्थ लिखिए। तो इंक्रीमेंट का अर्थ होता है बच्चों जो वेतन वृद्धि होती है, जैसे ना वेतन वृद्धि, ये इंक्रीमेंट होता है। हर साल जैसे सालाना वेतन वृद्धि लगती है तो वो इंक्रीमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना भारत में हुई थी 1936। नेक्स्ट है सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का माध्यम कौन सा है? अगर हम आधुनिक जनसंचार के आधुनिक माध्यमों की बात करें तो इंटरनेट जो है ये जनसंचार का सबसे नवीनतम और सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो सही जवाब रहेगा इसका इंटरनेट। नेक्स्ट है भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग होता है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनि का, केवल वाक्य विन्यास का, केवल संकेत का या फिर केवल शाब्दिक उच्चारण का? तो जो मौखिक भाषा होती है उसमें केवल ध्वनि होती है, जैसे अपन बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रही है। नेक्स्ट है चक्र सुदर्शन करत सदा जन की रखवारी, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजन शब्द शक्ति है। सही आंसर रहेगा चक्र सुदर्शन करत सदा जन की रखवाली। नेक्स्ट अगला प्रश्न है शमशेर ये आलोक धनवा की कौन सी रचना नहीं है निम्न में से? तो ये भागी हुई लड़कियां हैं, ब्रूनो की बेटियां हैं, दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। चक्रव्यूह जो है ये इनकी रचना नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह जो है वो किस युग के कवि माने जाते हैं? इनकी कविता है उषा। ये जो है वो प्रयोगवादी जो युग था, आधुनिक हिंदी साहित्य के काल विभाजन में अगर हम आधुनिक काल को देखें तो वहाँ पर आता है प्रयोगवादी युग। ये प्रयोगवादी युग के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि ए जीवन के पारावार, जीवन के पारावार किसे कहा गया है? तो बच्चों बादलों को जीवन के पारावार कहा गया है। बादलों को क्रांति का एक प्रकार से दूत भी माना जाता है, क्रांति का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट है शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य है? तो ये जो आत्मपरिचय कविता है हरिवंश राय बच्चन साहब की, उसमें कवि ये कहते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे तात्पर्य इनका है कि कोमल वाणी में प्रेम की तीव्र उष्मा का भाव जो है वो मेरी कविताओं में रहता है। आंधी, लू और गर्मी में भी अवधूत की तरह अविचल कौन रहता है? तो ये जो है ना शिरीष का फूल, ये हर मौसम में वैसे ही खिलखिला रहता है, इसलिए इसे अवधूत के समान बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था।
नेक्स्ट अब हम करेंगे खंड ब। और खंड ब में आपके किताब के जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं, इसमें आपका अभिव्यक्ति और माध्यम, आपका काव्य भाग, आपका पद्य भाग, सब कुछ इसमें समाहित किया गया है। तो चौथा प्रश्न है कि समाचार क्या है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों समाचार जो है ये जन संचार का एक मुद्रित माध्यम है, प्रिंट मीडिया जिसे हम कहते हैं, ये प्रिंट मीडिया है। और जन संचार के जो आधुनिक माध्यम है उसमें प्रिंट मीडिया जो है वो सबसे पुराना है। समाचार मुख्यतः किसी घटना की तथ्यात्मक सूचना देते हैं। अब जो समाचार होते हैं, मतलब यहाँ पे समाचार जो है ना, अगर हम प्रिंट मीडिया की, अगर हम मुद्रित माध्यम की बात करें प्रिंट मीडिया की, तो इसमें समाचार पत्र और जो पत्र पत्रिकाएं होती है उनको शामिल किया जाता है। अब ये कोई भी जो घटना होती है उसका हमें उसकी सूचना उपलब्ध कराते हैं। इनका उद्देश्य लोगों की जिज्ञासा का समाधान करना और सूचनात्मक ज्ञान को बढ़ाना है। ध्यान रखना, समाचार के बारे में हम लिख रहे हैं कि समाचार क्या होता है, तो भाई समाचार ये होता है। आगे लिखा है कि समाचार तथ्यों पर आधारित विवरण होता है, मतलब ऐसे काल्पनिक नहीं होता है। जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम का वास्तविक वर्णन जो है वो इसमें किया जाता है। समाचार में सूचना देना आवश्यक होता है। समाचार की भाषा सरल और जनता में प्रचलित एवं शैली विवरणात्मक होती है। समाचार प्राय खेलकूद, फिल्म जगत, व्यापार, विज्ञान, समाज, राजनीति इत्यादि विषयों से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी बातें आवश्यक है। तो अगर हम साक्षात्कार की बात करें, एक अच्छा और सफल साक्षात्कार जो होता है उसमें विभिन्न बातें होती है कि अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने साक्षात्कार के विषय और साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में सम्यक और पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का जब साक्षात्कार लेने जा रहा है तो पहले वो उसके बारे में जान ले, तभी तो वो उससे प्रश्न पूछ पाएगा। उसके जीवन के बारे में जान ले, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में जान ले, उसकी रुचि इंटरेस्ट के बारे में जान ले, वो आगे क्या करने वाला है, क्योंकि इन सभी पर उसे प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साक्षात्कारकर्ता को अपने उद्देश्य का भी भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। उसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो किसी अखबार के सामान्य पाठक के मन में होने संभावित हो। मतलब प्रश्न ऐसे पूछेगा कि आखिर जो पाठक है वो क्या चाहते हैं। वो प्रश्न, अगर मान लो पाठक कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछना चाहेगा, ऐसे प्रश्न उसको तैयार करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम उत्पादों यथा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी आदि के जनजीवन पर प्रभाव पर एक आलेख लिखिए। तो ये आपका एक प्रश्न रहेगा आलेख लेखन का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक आलेख। तो देखो लिखना है कि पेट्रोल उत्पाद आज सारे विश्व के जनजीवन की जीवन रेखा बने हुए हैं, क्योंकि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पेट्रोलियम के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। हर चीज़ पर हम जो है वो हर काम के लिए हम पेट्रोलियम पर निर्भर है। आप चाहो तो यातायात देख लीजिए, आप चाहो तो जो हमारी खाद्य सामग्री होती है उसके आदान प्रदान, क्योंकि चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी कैसे, वाहनों के माध्यम से ही जाएगी, उसमें हमें पेट्रोलियम चाहिए। हर चीज़ में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग पेट्रोलियम उत्पादों की भेंट चढ़ जाता है। पेट्रोलियम और डीजल का सबसे अधिक उपयोग वाहनों में होता है। एलपीजी सार्वजनिक ईंधन बन चुकी है। मजे की बात यह है कि एक और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों का रोदन होता है और दूसरी ओर वैकल्पिक ऊर्जा और ईंधन की यदाकदा चर्चाएं भी होकर रह जाती है। इसके व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन को लेकर कभी कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि कहता ना कि हाय जहां दाना वही नादान भी रहते हैं। तो देखो दाना का मतलब होता है जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, नादान का मतलब होता है जो अज्ञानी व्यक्ति हैं। तो दाना जो है वो स्वार्थपरता, लोभ, लालच और सांसारिकता का प्रतीक है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के लोग सत्य की खोज में लगे रहते हैं, परंतु स्वार्थ की चिंता करने वाले लोग अज्ञानी हैं। जो दाने के लोभ में फंस जाते हैं वे स्वाभाविक रूप से नादान हैं। नेक्स्ट है कि उषा कविता में भोर का प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण किस प्रकार हुआ है। आपने उषा जो कविता बच्चों हमने पढ़ी है उसमें बताना है कि कवि ने जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सूर्योदय से पहले का जो वर्णन है उसका किस तरीके से कवि ने वर्णन किया है। तो पल पल बदलते उस आसमान में होने वाले परिवर्तन को कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
कवि उषा कविता में भोर के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नवीन उपमानों, नवीन बिंबों और नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली हुई काली सील के समान जो है वो बताया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, महादेवी भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए। अब इसमें आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है कि भाई महादेवी को मजबूर कर दिया था भक्तिन ने कि मैं जो कुछ भी बनाऊंगी वो खाना पड़ेगा, लेकिन खुद कभी रसगुल्ला तक नहीं खाया था उसने। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी बच्चों, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पेपर काफ़ी लंबा है तो मैं फटाफट से आपको इसे कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। कि भक्तिन ने महादेवी को मक्के से बनी बासी दलिए को मट्टे के साथ खाना, बाजरे के तेल मिलाकर बने पुओं को दूसरे दिन खाना, ये सारी चीज़ें आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं खंड स में, और यहाँ पर बड़े प्रश्न रहेंगे आपके। पहला प्रश्न 11वां नेक्स्ट है कि पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या है। बच्चों ये कुछ ऐसे प्रश्न है कि अगर आपने इस प्रकार के जो प्रतिपाद्य वाले जो प्रश्न होते हैं इनको हल कर लिया या इनको सीख लिया या समझ लिया, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चंस भी बनेंगे वो आप कवर कर लोगे। तो ध्यान से थोड़ा सा इसे आप देख लीजिएगा। अब देखो, पतंग जो कविता है आलोक धनवा साहब की, इस शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य विषय प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति रुचि जगाना और बालकों के स्वभाव, खेल प्रियता और उनके मनोविज्ञान को समझने की उत्सुकता उत्पन्न करना है। कवि ने पतंगे उड़ाने के बहाने जो बालकों की बाल मनोवृत्ति है उसी का वर्णन किया है। किस तरीके से वो खेलते हैं, किस तरीके से वो गिरने से बचते हैं, किस तरीके से अगर वो गिरते भी हैं तो एक नए जोश के साथ फिर से जो है वो पतंग उड़ाने में मशगूल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। अब यह आप थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिएगा। बालकों को पतंग के प्रति दीवानगी और आदि आदि ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि उसने क्षत्रिय का काम किया है। राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे हैं। बच्चों पहलवान की ढोलक पाठ आपको याद होगा, फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी हुई ये रचना। इसमें राजा साहब ने जब उसे मना किया पहलवान को, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीत करने लगा और निवेदन किया कि मुझे मौका दिया जाए। जब वो जीत गया, जब उसने चांद सिंह को उसने हरा दिया, तो उसके बाद भाई राजा ने कहा कि इसने क्षत्रिय जैसा काम किया है, इसलिए जो है वो इसे हम राज पहलवान बनाएंगे। कुछ दरबारियों ने भी जो है राजा के सामने आपत्ति दर्ज की थी कि भाई आप इसे सिंह की उपाधि कैसे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आपको लिखनी है कि राजा साहब ने ये शब्द लुट्टन सिंह पहलवान के लिए कहे थे, क्योंकि कुश्ती में प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह अर्थात शेर के बच्चे को हराने पर राजा साहब प्रसन्न हो गए और उन्होंने लुट्टन को राज पहलवान घोषित कर दिया था। उसकी जीत पर राजा साहब ने कहा कि उसने क्षत्रिय जैसा काम किया है, अर्थात लुट्टन ने क्षत्रियों के समान पौरुष का प्रदर्शन किया है, इसलिए उसे लुट्टन सिंह कह करके संबोधित किया था। अब आपको कवि कुंवर नारायण का कवि परिचय लिखना है। बच्चों हमने आपको पहले जो हमने 2 मॉडल पेपर्स किए हैं उसमें हमने महादेवी वर्मा का किया है, हमने उसमें वहाँ पे कवि जो हमारे आलोक धनवा साहब है उनका कवि परिचय देखा है, हमने और भी देखे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इनको भी देख लीजिए। कोई कवि कुंवर नारायण का हमने कम्प्लीटली लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसे पढ़ लेंगे और इसे आप परीक्षा में लिख के आ सकते हैं, है ना। तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि कवियों में अपना नाम दर्ज कराने वाले आलोक धनवा साहब। इसके साथ ही साथ फणेश्वर नाथ रेणु का लेखक परिचय दीजिए। आपको याद होगा फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है पहलवान की ढोलक। तो आप इन्हें भी जो है एक, चूँकि ये एक आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, इनकी कहानियों जो हैं वो काफ़ी, इनकी कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध रही हैं और ये आप लोग इसे पढ़ लीजिए और इनकी जो रचना है ये सारी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के महाकुंड का वर्णन कीजिए। बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे कर दीजिएगा। काफ़ी लंबा पेपर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिखा देता हूँ, सिल्वर वेडिंग। अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी के उद्देश्य का निरूपण कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, आप ये उद्देश्य वाले जो प्रश्न होते हैं या मुख्य प्रतिपाद्य वाले जो प्रश्न होते हैं ये जरूर पढ़ लीजिए। ऐसे प्रश्न पढ़ने के बाद में अगर कोई दूसरा प्रश्न भी बनता है इन अध्यायों से तो आप उन्हें हल कर लेंगे। तो सिल्वर वेडिंग कहानी में कथानक ने पुरानी और नई परंपराओं और मूल्यों के टकराव का यथार्थ चित्रण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चों इस कहानी की कि एक तरफ तो पाश्चात्य संस्कृति की जो है वो अपने पांव पसारती जा रही है, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं और हम हमारी खुद की अपनी जो परंपराएं हैं उनको भूलते जा रहे हैं। तो यही बात का वर्णन किया है, क्योंकि एक तरफ जो है ना यशोधर बाबू और दूसरी
दूसरी तरफ उनका परिवार। तो ये दोनों के जो विचार बिल्कुल भिन्न थे, बिल्कुल विपरीत दिशा में थे। कहानी के प्रमुख पात्र जो है यशोधर बाबू संस्कारी व्यक्ति हैं। वे जो हुआ होगा कह करके यथास्थितिवाद से ग्रस्त रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। अब आपको देखिए कि एक सप्रसंग व्याख्या मिलेगी, जिसको आपकी मतलब एक जो पंक्तियाँ मिलेगी काव्य की आपके अध्याय में से, आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें से, और उसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं। अब देखिए भाई, ये रघुवीर सहाय साहब की जो रचना है कैमरे में बंद अपाहिज कविता से लिया गया है। आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में बच्चों दो चीज़ें लिखी जाती है, मैं हर बार आपको बताता हूँ। एक तो कवि का नाम लिखा जाता है और उसकी कविता का नाम लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे, फिर आप व्याख्या करेंगे और कंप्लीट व्याख्या आप पढ़िए और आप जो है वो परीक्षा में लिख करके आ जाइएगा। फिर विशेष लिखना है लास्ट में, अंत में विशेष लिखना है कि भाई मीडिया कर्मियों द्वारा अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, कविता की शैली बड़ी नाटकीय है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, ये उषा कविता से लिया गया है। आप इसे भी पढ़ लीजिए और वहाँ पर आपको इसका करना है। इसके बाद में एक गद्यांश मिलेगा जिसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, तो ये बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का अध्याय है, वहां से लिया गया है। आप जो है वो संदर्भ लिखेंगे कि भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। इसके लेखक ने प्रसंग में लिखना है कि बाजार की आकर्षण करने वाली प्रवृत्ति को बताया है। उसके बाद आप यहाँ पे व्याख्या करेंगे, कंप्लीटली आप इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए और लिख लेना। अब देखो हम चलेंगे रचनात्मक जो हमारा लेखन है, इसमें जो आपके अलग अलग टॉपिक हैं आपके, उसका हम यहाँ पे देखे हैं कि एक प्रश्न जैसे दिया हुआ है कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए जो है राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चित हेतु एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। तो अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तो लिखेंगे आप राजस्थान सरकार, और जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वो यहाँ पे अपना नाम और अपना पद लिखेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखेगा राइट हैंड साइड में वो अपना जो इनका जो विभाग होता है, जिस विभाग में वो कार्यरत हैं, वो लिखा जाता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इधर तो रहेगा नाम और पद और इधर रहेगा विभाग। इसके बाद में अर्धशासकीय पत्र में एक विशेष बात यह होती है कि जैसे हमने बाकी जो पत्र एवं प्रारूप पढ़े थे उसमें जो है वो बाईं तरफ लिखा जाता है पत्र का क्रमांक, यहाँ पर लिखा जाएगा जो पत्र का क्रमांक होता है ना, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, ऐसे करके वो दाईं तरफ लिखा जाएगा। और फिर दिनांक लिखेंगे नीचे, और फिर हम लिखेंगे इधर कि प्रिय श्री संस्था प्रधान जी, क्योंकि सभी संस्था प्रधानों को आपको लिखना है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि समस्त संस्था प्रधानों को आपको ये जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिय श्री संस्था प्रधान जी, राजस्थान के सरकारी विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी अत्यधिक मात्रा में अध्ययन करते हैं। ये सारी आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद, और धन्यवाद लिखने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे आपका शुभेच्छु। विशेष बात ध्यान रखना बच्चों, हस्ताक्षर होंगे रवि कुमार लिखने वाले के। और अब यहाँ जो जिसको आप लिख रहे हो ना, वो नाम यहाँ पे एंड में लिखा जाता है। ये थोड़ा सा परिवर्तन है बाकी जो कार्यली पत्र होते हैं उसमें और इसमें। इनकी जो जिनको लिखा जाता है, जिनको आप भेज रहे हो, उसका जो है वो एड्रेस यहाँ पे आप लिखेंगे। और या फिर आप देखेंगे कि एक राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एक आपको प्रेस विज्ञप्ति लिखनी है। तो विज्ञप्ति हमने पहले कई भी सारी विज्ञप्तियाँ पढ़ ली है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर हिंदी के हमने जो मॉडल पेपर्स देखे हैं, हिंदी के हाफ ईयरली के लिए हमने सारे जो आपके रचनात्मक लेखन के जो चैप्टर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो PDF है, ये जो मॉडल पेपर अपन देख रहे हैं, 3 मॉडल पेपर हमने किए हैं, ये तीनों की PDF जो है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी बच्चों। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारा एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे सारे के सारे जो लिंक्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक, हमारे सभी जो प्लेलिस्ट हैं उनका लिंक, हमारे सभी कोर्सेज का लिंक, हमारे ऐप का लिंक, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक, ये सारे लिंक बच्चों मिल जाएंगे। तो नंबर है मेरे 9079622989।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कार्यालय का नाम, तो हमने कार्यालय का नाम लिखा। इससे ऊपर अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो राजस्थान सरकार लिख सकते हैं। फिर कार्यालय का आएगा नाम, उसके बाद यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में क्रमांक, और फिर राइट साइड में रहेगी दिनांक, और बीच में आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों विज्ञप्ति, और फिर जो संदेश होता है, जो विज्ञप्ति जिस टॉपिक पर हम लिखते हैं वो यहाँ पे आप लोग लिख देना, इसे बॉडी बोलते हैं। फिर एंड में यहाँ पे रहेंगे हस्ताक्षर, नाम, और फिर नीचे आपको लिखना है जो पद होता है वो और अपने कार्यालय का नाम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एंड में आपको मिलेगा एक निबंध, आपको लिखना पड़ेगा 300 शब्दों में, और यहाँ पे देखो टॉपिक दिए हुए हैं जैसे इंटरनेट, सूचना एवं ज्ञान का भंडार, वाहन वृद्धि से स्वास्थ्य हानि, समाज निर्माण में नारी की भूमिका, और समाज का अभिशाप दहेज। तो इसमें हमने इंटरनेट टॉपिक पर एक निबंध लिखा है। जिस किसी भी विषय पर आप जब निबंध लिखें तो सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है। आप चाहो तो संकेत बिंदु लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे आप रूपरेखा लिखेंगे, और रूपरेखा में जैसे प्रस्तावना हमेशा पहला पॉइंट होता है, फिर टॉपिक के आधार पर जो विषय हम जिस पर निबंध लिख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। तो ये इंटरनेट है, इंटरनेट की रचना और कार्यविधि है, इसका उपयोग और दुरुपयोग है, उपसंहार है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर ये प्रस्तावना हो गई, फिर इंटरनेट हो गया, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसे इंटरनेट की रचना और कार्यविधि हो गई, उपयोग और इसके दुरुपयोग हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा रहेगा निबंध, और एंड में आपको उपसंहार लिखना है। और ये PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी बच्चों। कंप्लीट कोर्सेज भी आपको अगर चाहते हैं तो वहाँ पे मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हमारे वीडियोस मिलेंगे, सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो बच्चों ये मॉडल पेपर किया हमने, कैसा लगा आपको मॉडल पेपर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी के जो आपके जब हिंदी का एग्ज़ाम पूरा हो जाता है तो इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी, उनकी क्लासेस भी हमारे यहाँ पर रेगुलर चलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।